हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सा सेक्टर ऐसा है जो यहाँ से भी लगातार ऊपर जाता हुआ नज़र आता है, क्योंकि मार्केट अभी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पर है। ऑलमोस्ट के लाइफ टाइम हाई में ही ट्रेड कर रही है और लगातार ऊपर जा रही है। तो ऐसे में सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूँ कि जब मार्केट डाउन जा रही होती है उस टाइम पर सभी लोग फियरफुल रहते हैं, और जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो सभी लोग ग्रीडी हो जाते हैं, जो कि ओवरऑल मार्केट में पैसा बनाने का जो तरीका है उसके एकदम अगेंस्ट है। तो जब मार्केट डाउन थी तब मैं लगातार बोलता था कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगी, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करने ही वाली है, उसमें किसी तरह के डाउट नजर नहीं आते। हम लोगों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हम ग्रो किए बिना रह जाएं। हम लोग यूरोपियन कंट्रीज की तरह से बिहेव नहीं कर सकते, जहां पर कैपिटा इनकम $50,000 से ऊपर है। हमारी पर कैपिटा इनकम $2,500 है। एवरेज यूरोपियन हमसे करीब 30 टाइम्स रिच है, 25 टाइम्स रिच है लगभग एवरेज यूरोपियन। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हालांकि टैलेंट की कमी हमारे अंदर नहीं है, टैलेंट शायद हमारे अंदर उनसे ज्यादा है, लेकिन हमारे अंदर एक जो बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो यूनिटी की प्रॉब्लम है। हम लोग अपने आप को जातिवाद में ज्यादा देखते हैं और अपने आप को एज एन इंडियन, एज ए हिंदुस्तानी या फेलो सिटीजनशिप के रूप में नहीं देखते हैं। और यही रीजन है आज की डेट में मणिपुर में जिस तरीके से दंगे चल रहे हैं, और या फिर यहाँ पर केंद्र सरकार एक्शन नहीं ले रही है, या फिर यहाँ पर होम मिनिस्ट्री ने जो एक्शंस लेने चाहिए थे अभी तक वो नहीं लिए जा रहे हैं। सेम ही चीज दिल्ली में भी देखी गई थी कुछ टाइम पहले। हालांकि इस वीडियो का उस बात से जिक्र नहीं है, लिंक नहीं है, लेकिन मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, इस देश का नागरिक हूँ। तो यहाँ पर ऐसे में ये चीजें फील होती हैं कि क्या सरकार इतनी कमजोर है कि जो वहां पर गोलियां चला रहे हैं, जो इस तरह के यहाँ पर अपन हम फीमेल्स को लेकर इस तरह के अपराध कर रहे हैं, उनको ऐसे ही छोड़ा जाए। अभी मीन्स ये नौबत आने क्यों दी जाती है? क्या हमें इतना डर लगता है कि अगर हमने एक ग्रुप के खिलाफ, यहाँ पर जो भी यहाँ पर आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, चाहे उनका कुछ भी रूप है, उनके खिलाफ अगर वहां पर उनको गिरफ्तार किया गया है, एक्शन लिए गए, तो सत्ता चली जाएगी? सत्ता जाने का इतना डर कभी भी किसी भी पार्टी को नहीं होना चाहिए, जैसा कि अभी नजर आ रहा है मणिपुर में। हालांकि जो अभी करंट गवर्नमेंट है, मैं उनके फेवर में रहता हूं, लेकिन गलत अगर है तो वो गलत है। एनीवेज, यहाँ इस तरह का एंगर आना स्वाभाविक है। मैं आगे की बात करता हूं। तो जब निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी को लेकर 4 मंथ्स पहले मैंने वीडियो बनाई थी 15 मार्च को। निफ्टी टारगेट 26,000, और उस टाइम पर जो निफ्टी चल रही थी, जो इसका लेवल था दैट वाज 17,000, 17,054। वहां पर स्टेप्स बताए गए थे कि किस तरीके से यहां से 26,000 तक के जाने की तैयारी है निफ्टी की सीधी सीधी। और अभी 17,000 से निफ्टी हैज मूव टू 20,000, यानी कि 3,000 पॉइंट्स निफ्टी मूव कर गई, और पता तक नहीं चला। पता तक नहीं चला इन द सेंस कि जो भी पोर्टफोलियो जिस किसी के भी डाउन थे, वो लगातार ऊपर आते गए, ऊपर आते गए, ऊपर आते गए। किसका ऊपर नहीं आया? जिसने डर के मारे, जो स्टॉक्स प्रॉफिट में थे, उनको चुपचाप निकाल लिया और उन पैसे को वापस से रीइन्वेस्ट भी नहीं किया, ये सोचकर कि जैसे जैसे प्रॉफिट में आते जाएंगे मैं निकलता जाऊंगा, सारी जिंदगी मुड़कर नहीं देखूंगा। तो ये अप्रोच गलत है। गलत क्यों है? ऐसा एक्शन लिया क्यों जाता है? ऐसा एक्शन इसलिए लिया जाता है क्योंकि हम लोगों की कन्विक्शन नहीं होती। हम यहाँ पर किसी के कहने से ट्रेड करते हैं, और किसी के कहने से ट्रेड करके कभी भी यहाँ पर पैसे नहीं बनाए जा सकते। किसी के कहने से ट्रेड करो, लेकिन फिर जिसका कहना मान रहे हैं ना, वो समझदार इंसान होना चाहिए। दूसरी बात, सामने वाले ने ये बात क्यों बोली, इस बात की समझ भी होनी चाहिए। वहां पर स्टडी खुद की भी होनी चाहिए। यहाँ इस बात को ऐसे मानकर चलो कि कैसा कपड़ा पहनना है ये हम डिसाइड करेंगे, बनवाएंगे किसी और से, क्योंकि बनवाने में जितना टाइम खर्च होगा उतने टाइम में हम और ज्यादा इनकम कर लेंगे या अपने काम में बिजी रहेंगे। तो इस तरह का हमें अपनी लाइफ में सब चीजों का हिसाब किताब रखना चाहिए कि दूसरों से काम कराओ लेकिन खुद को भी आता हो। यहाँ पर इस चीज को ऐसे मानकर चलो कि मेड से घर में काम कराओ, लेकिन वो मेड वाला काम खुद को भी आता हो, कि 2 दिन अगर मेड नहीं आए तो खुद से काम कर सकें, और ये भी देख सकें कि मेड ने काम ठीक से किया या नहीं किया। स्टॉक मार्केट में अगर दूसरों की हेल्प लेनी है तो इसी तरीके से यही सोच समझ कर लेनी चाहिए कि सामने वाला कितना समझदार है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब मार्केट यहां पर लाइफ टाइम हाई पर है, लगातार ऊपर जा रही है बिना पीछे मुड़े, तो ये क्वेश्चन आता है, विवेक भाई अब सब कुछ तो ऊपर चला गया है, यहां पर अब क्या खरीदें? तो अभी भी अगर आप निफ्टी के जो 500 स्टॉक्स हैं उनको अगर उठाकर देखोगे तो कम से कम 100 ऐसे स्टॉक्स हैं, 100 तो छोड़ो, कम से कम 200 250 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें अभी भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो लाइफ टाइम हाई से बहुत ज्यादा नीचे है, इवन 52 वीक लो पर भी हैं।
अब जो स्टॉक आज की डेट में 52 वीक लो पर हैं, उनको लेकर एक बड़ी छोटी सी बात कही जा सकती है एकदम से कि विवेक, आर यू सीरियस कि जो स्टॉक्स लाइफ टाइम हाई निफ्टी के जाने पर भी नीचे 52 वीक लो पर पड़े हुए हैं, वो अच्छे स्टॉक्स हैं? यहाँ पर हम शेयर प्राइस के गिरने से कंपनी को बेकार मान लेते हैं और शेयर प्राइस के बढ़ने से कंपनी को अच्छा मान लेते हैं। और ये जो हमारी प्रॉब्लम है ना, ये कभी भी एक समझदार ट्रेडर की निशानी नहीं है। हमें हमेशा ये समझना है कि ऐसे रीजंस कौन से हैं जिस रीजन से एक स्टॉक प्राइस नीचे गया और वो रीजन टेम्परेरी है, परमानेंट है। अगर नीचे जाने का रीजन टेम्परेरी है तो सिचुएशन बदलेगी, रात यहाँ से खत्म होगी, दिन निकलेगा, सूरज उगेगा और फिर यहाँ पर तेज तराक, यहाँ पर गर्मी निकलेगी और मीन्स रोशनी होगी। फिर लोग भूल जाएंगे कि रात भी कुछ होती है और जिस एरिया में रात हुई होती है वहां पर कि वो बेकार है क्या। अब जैसे इंडिया में इस टाइम पर मीन्स जिस टाइम पर दिन होता है अमेरिका में रात होती है, जब वहां पर रात होती है यहाँ दिन होता है, और जब यहाँ रात होती है वहां दिन होता है। तो ये तो सिचुएशन है, ऐसा थोड़ा ही है कि अब सूरज कभी निकलेगा नहीं अगर रात हो गई। सेम चीज मार्केट में है, एक चीज ऊपर जाएगी दूसरी नीचे आएगी, फिर नीचे वाली ऊपर जाएगी, ऊपर वाली नीचे जाएगी। तो जब कोई चीज अच्छी हो और नीचे हो तो वहां हमें सिचुएशंस को स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर चेक करना चाहिए। अब बात ये आती है कि निफ्टी जो ड्राइव हो रही है लाइफ टाइम हाई पर, हम अगर बड़े स्टॉक्स की बात करें, फॉर एग्जांपल आईटी है, या फिर यहाँ पर बैंकिंग है, या फिर एनर्जी सेक्टर है, या फिर यहाँ पर जो कंज्यूमर गुड्स कंपनीज हैं, या फिर जो एफएमसीजी कंपनीज हैं, इनमें से कौन सा ऐसा सेक्टर है जो लाइफ टाइम हाई भी गया और लगातार ऊपर जाए। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले रीजन समझना पड़ेगा कि जो सेक्टर की हम बात करेंगे उसके पीछे रीजन क्या है। यहां पर बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो इस पूरी निफ्टी रैली को यहां से ड्राइव करने वाला है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर है वो पूरे निफ्टी का 37-38% के आसपास वेटेज रखता है। तो अकेला वो सेक्टर पूरी निफ्टी को ड्राइव कर सकता है, उसके सेंटिमेंट्स इंप्रूव करके पॉजिटिव वे में आगे ले जा सकता है। दूसरी बात यह है कि बैंकिंग के साथ ऐसा क्या पॉजिटिव है कि लाइफ टाइम हाई पर स्टॉक्स जाने के बाद भी और ऊपर चले जाएंगे। तो सबसे पहली बात, लास्ट 2.5 ईयर्स में, 3 ईयर्स में जितने भी बड़े बैंकिंग स्टॉक्स हैं, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे यहाँ पर एचडीएफसी हो, कोटक हो, एक्सिस हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, इन सभी बैंक्स के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो डबल हो गए हैं लगभग लास्ट 3 ईयर्स में। जबकि स्टॉक प्राइस कितने बढ़े हैं, कोई 20% बढ़ा है, कोई 15% बढ़ा है, कोई सेम प्राइस पर है। फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी बैंक एंड कोटक बैंक अभी भी सेम प्राइस पर पड़े हुए हैं, यहाँ पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई स्टॉक प्राइस में। लेकिन अगर नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करने लगे तो डबल लगभग हो गए हैं ये स्टॉक्स। तो अब आगे भी बढ़ते रहेंगे। उसका क्या रीजन है? उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है कि इन्फ्लेशन जो पीक पर था वो पीक पूरा हो चुका है और यहां से इन्फ्लेशन नीचे आना शुरू हो गया है। और जब जब इन्फ्लेशन नीचे आना शुरू होगा उस पर्टिकुलर टाइम पर जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ने बंद हो जाएंगे और जो साइकिल है इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वो पीक आउट हो जाएगी और वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो जो इंटरेस्ट रेट थे आरबीआई की तरफ से जो 4% थे अब से 2 ईयर्स पहले लगभग, वो बढ़ते बढ़ते 6% पहुंच गए और अभी 6% से वापस से डाउन साइकिल शुरू होने वाली है। आप बहुत जल्दी इस चीज को आते हुए देखोगे आरबीआई की तरफ से जो अगली मीटिंग्स होंगी कि 25 बेसिस पॉइंट्स यहां पर कम होंगे। 25 बेसिस पॉइंट्स मींस 0.25% का यहां पर कम हो जाना। ये चीजें लगातार आनी शुरू हो जाएंगी और इंटरेस्ट रेट कम होने शुरू हो जाएंगे। अब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो विवेक भाई यहां फर्क क्या पड़ेगा, बैंकिंग स्टॉक्स क्यों चलेंगे? देखो, जो बैंकिंग है, बैंकिंग अपने मार्जिन्स को मेंटेन करके चलती है। ऐसा नहीं है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो बैंकिंग के मार्जिन्स कम हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो अपने लोन जो बांटने का जो रेट है वो इंक्रीज कर देती है। अगर उसकी कॉस्टिंग बढ़ती है इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से तो उसकी रेवेन्यू भी बढ़ जाती है। वो लोन का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। जो हाउसिंग लोन पहले 7% पर दिया जाता था वो बढ़ाकर 8.5% के पास ले गए, 9% के आसपास ले गए। तो ये चीजें इस तरह से इंक्रीज हो जाती हैं। लेकिन उसका इंपैक्ट ये आता है, मार्जिन पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो बिजनेस है वहां पर फर्क पड़ गया। जो ईएमआई पहले 50,000 की होती थी वो बढ़कर 55,000 की हो जाती है, 60,000 की हो जाती है। यहां पर लोगों को पर्सनल लोन के केस में उतना बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी मजबूरी होती है, लेना है तो लेना है लोन, अगर चाहे वो फिर 11% पर मिले या 13% पर मिले, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सोचा जाता है। दूसरा इसका इंपैक्ट आता है जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज को मेजर इंपैक्ट आता है क्योंकि इंडस्ट्रीज के लोन भी बड़े अमाउंट के होते हैं और उनको वहां पर ये मार्जिन देखना पड़ता है कि इतनी कॉस्टिंग पर तो मैंने लोन लिया, इसके ऊपर मुझे अपना प्रॉफिट भी निकालना है और माल भी बेचना है। तो वो हमेशा ये चीज देखते हैं कि मेरा कुशन कितना है।
अगर इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से यहाँ पर उनका पूरा बिजनेस का जो उनका जो प्रोस्पेक्ट है वही पूरा चेंज हो जाए, अगर उनका पूरी डायमेंशन ही चेंज हो जाए, मीन्स पहले उनको अपनी जो ग्रोस मार्जिन था दैट वाज 10% जब इंटरेस्ट रेट कम थे, अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ने से अगर ग्रोस मार्जिन यहाँ पर 8% रह जाए तो उनकी पूरी जो बजट है, जो उनका प्रोजेक्शन है, वो सारा बेकार हो जाता है। ऐसे में उस चीज को होल्ड कर लिया जाता है कि अभी नहीं, पहले इंटरेस्ट रेट को पीक आउट होने देते हैं। यहाँ पर एक और रिस्क होता है कि पता नहीं ये इंटरेस्ट रेट कहाँ जाकर रुकेंगे। अभी तो चलो हमने ले भी लिया हाई रेट पर, अगर अगले एक साल सिचुएशन ऐसी ही बेकार हो गई, ग्लोबल सिनेरियो यहाँ पर जो सप्लाई चेन का है वो और ज्यादा बेकार हो गया, तो इंटरेस्ट रेट और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी यहाँ पर। तो ऐसे में अभी वो साइकिल शुरू होने वाली है जहां पर जो कॉर्पोरेट्स हैं वो अपना लोन ज्यादा लेना शुरू करेंगे बैंकिंग से, यहां पर वो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को करना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको एक चीज विजुअलाइज होनी शुरू हो गई है कि इंटरेस्ट रेट अब बढ़ने नहीं वाले, इवन कम ही होने वाले हैं। तो यहां पर बिजनेस ग्रोथ पर फर्क पड़ता है, मार्जिन पर भी फर्क पड़ता है, लेकिन मार्जिन पर उतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन ग्रोथ पर यहां पर फर्क पड़ता है। अभी लास्ट 2 इयर्स में 3 इयर्स में प्रॉफिट भी डबल हो गए और यहां से बिजनेस का प्रोस्पेक्ट भी अच्छा है। तो ये चीज बैंकिंग सेक्टर्स में सारे स्टॉक्स को ऊपर लेकर चलेगी। जो बड़े बड़े यहां पर चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर दिखाना चाहूं, जैसे हम एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं, तो एचडीएफसी बैंक में जो बिग साइज का चार्ट पैटर्न यहां पर बन रहा है, उसके चलते एक अच्छा खासा यहां से अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है, जैसे हम यहां पर देख सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक के केस में जो हमारा टारगेट निकल कर आता है, दैट टारगेट इज ऑलमोस्ट 2170, और सेम ही इसी तरह का चार्ट पैटर्न हमारा बनता हुआ नजर आता है कोटक बैंक में। तो ये दो बड़े बैंक ऐसे हैं जो लास्ट 3 इयर्स से कहीं भी मूव नहीं किया इन्होंने, और इनके जो टेक्निकल टारगेट्स निकल कर आते हैं वो बहुत बड़े निकल कर आते हैं। अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पर अच्छे से समझ कर देखो तो यहां से जो आफ्टर 2 इयर्स के बाद जो मल्टी ईयर रैली होती है ना, बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, वो रैली यहां पर नजर आती है। लेकिन फिर भी मेरा कहना यह है कि जब भी ट्रेड करो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स जरूर समझने चाहिए। यहां पर तीनों चीजों को समझना जरूरी है, यहां बिजनेस भी समझना है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेस पर, और यहां पर यहाँ प्रोडक्ट भी समझना है और फाइनेंशियल भी समझने हैं, और इन सब चीजों के पास होने के बाद में टेक्निकल्स का यहाँ पर हेल्प लेना है कि कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है। यहाँ मैंने अपनी क्लासेस भी सारी फ्री में डाली हुई हैं, जो ऑनलाइन पहले पेड क्लासेस हुआ करती थी, और चैनल पर जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पर 7 क्लासेस हैं, 3 आवर्स ईच की, टोटल 20 आवर्स का यहाँ पर कंटेंट है। आप उनको अच्छे से देखो, प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करके जो ये वीडियोस लगातार देखोगे ये आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। सारे डिसीजन आपने अपनी लाइफ के अपने आप लेने, दूसरों से सिर्फ सीखना है। कैसे करना है ये दूसरों से सीखना है, करना है या नहीं करना है ये खुद से डिसाइड करना है। यहाँ पर मैं सिखाता रहूंगा, आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, खुद भी सीखते रहो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कराओ, दोनों चीज इंपॉर्टेंट हैं। और कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।